नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूं हमारे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, आंतरिक राजनीति को लेकर। जो हमारे देश की दोस्तों घरेलू राजनीति है, कहीं ना कहीं वो इस देश में मेजॉरिटी ऑफ मुद्दों को लेकर, मेजॉरिटी ऑफ विषयों को लेकर उसमें एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है। यानी यहां पर कई सारे जो निर्णय लिए जाते हैं या कई सारी जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं परोक्ष तौर पर या फिर प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति पर आधारित ही होती है। ऐसे में देश में राजनीति को लेकर जो कुछ भी बदलाव हो रहे होते हैं, उन पर चर्चा करना बेहद आवश्यक होता है। पहले उन्हें भांपना आवश्यक होता है और फिर उसके बाद चर्चा करना आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, देश में किस पार्टी की सरकार होगी या किस गठबंधन की सरकार होगी, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है उस देश के भविष्य के लिए। क्योंकि अंततः आप सभी जानते हैं कि एक देश के भीतर अगर कोई कानून बनना है या उस देश के भीतर नीतियां बननी है या आपके जीवन को प्रभावित करने वाली चीजों को अगर उस देश में बनना है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा किरदार या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस देश की सरकार की होती है। और वो देश की सरकार किस विचारधारा को फॉलो करती है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां पर बात आज डिटेल में इस विषय पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज बात होगी एक ऐसे विकल्प के बारे में, एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो कहीं ना कहीं अपनी नींव को तैयार कर रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी दरअसल, जहां पर आप जानते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रमुख चेहरे हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो मौजूदा समय में वो प्रधानमंत्री भी हैं और पिछले 7 वर्षों से वो इस देश के पीएम हैं। ये 2024 में भी चेहरा रहने वाले हैं सत्तारूढ़ गठबंधन का या केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सामने कौन होगा, यानी उनके विपक्ष में कौन होगा, उनका ओपोनेंट कौन होगा, उनका प्रतिद्वंदी कौन होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर ये एक, आप कह सकते हैं कि सोच कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए या मजबूरी भी कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं कि अभी भी लोगों को लगता है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और जिसका वो गठबंधन या जिसका वो नेतृत्व वाले जो गठबंधन है उनका यूपीए, तो कांग्रेस पार्टी ही एक प्रकार से नेतृत्व करे और बीजेपी और एनडीए जो कि कमोबेश एक ही हैं, तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए जिनके उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी ही उतरे। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में फिलहाल तो मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से राहुल गांधी को ही बनाएंगे पीएम कैंडिडेट। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर आप एक चीज देखिए कि राहुल गांधी फेल्ड, आप कह सकते हैं एक ऑप्शन है, फेल्ड एक कैंपेन है। क्योंकि राहुल गांधी को जब 2014 में बनाया गया था मोदी जी के विपक्ष में या उनके ओपोनेंट के तौर पर, तो भी वहां पर उन्हें बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी कांग्रेस पार्टी को। और 2019 में भी दोबारा यही जब मुकाबला हुआ प्रधानमंत्री पद के लिए जनरल इलेक्शंस में, तो वहां पर भी आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और फिर यूपीए गठबंधन की ओवरऑल बड़ी बुरी हार हुई और दोनों ही बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई और वो लेने में, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल भी हो गए। तो ऐसे में जहां एक और ये बात उठ रही थी कि भाई आखिर हमारे पास बीजेपी के समक्ष खड़ा करने के लिए क्या विकल्प है, क्योंकि देश का जो विपक्ष है उसकी आज के दौर में क्रेडिबिलिटी भी कम हुई है और उसके आज के दौर में जो उसका रोल है, जो उसकी भूमिका है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ देश की जो इस समय सत्ता कर रही है, सत्ता पर काबिज है जो दल, उनका भी रहा है और बहुत सारे अनदर और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स भी रहे हैं, जिसमें विपक्ष खुद भी इसमें जिम्मेदार है अपनी इस हालत का, अपनी स्थिति का। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होना है और विपक्षी दल, जो अन्य विपक्षी दल है, जिसमें आप कई सारे राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षत्रप जिनको हम कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई इन राजनीतिक दलों में हो सकता है ज्यादा क्षमता हो,
ज्यादा इनमें पोटेंशियल हो कांग्रेस पार्टी के बनिस्बत। ऐसा संभव है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दरअसल देश के आप कह सकते हैं कि भ्रमण में है। पश्चिम बंगाल से निकलकर वो देश के अलग अलग राज्यों में जा रही हैं। पहले वो दिल्ली में थी, महाराष्ट्र में अब वो इस समय है। और दिल्ली में तो सबने देखा कि किस प्रकार से उनके जो दल है, उनकी जो राजनीतिक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के लोग उसमें शामिल हुए जिन्होंने ज्वाइन की टीएमसी। और इसमें सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो हुआ है कांग्रेस पार्टी से। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज से करीब 2 दशक पहले टीएमसी का ही आप कह सकते हैं कि गठन किया था, स्थापना की थी ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई थी। और आज तकरीबन 20 वर्षों के बाद या उससे ज्यादा समय के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी सक्रिय हुई हैं। और एक कहीं ना कहीं ये बात आज उठ रही है कि क्या 2024 में विपक्ष का तीसरा मोर्चा बनने वाला है, या आप कह सकते हैं कि विपक्ष का ही दूसरा मोर्चा बनने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच, सोनिया गांधी आप कह लें या फिर राहुल गांधी आप कह लें, दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक खाई आ गई है। एक आप कह सकते हैं मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने जब हाल ही में कुछ उन्होंने बयान दिए, जिसमें एक बयान तो बड़ा ही उन्होंने इशारों इशारों में हमला कर दिया सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के युवराज पर ही, कि दरअसल जो लोग विदेश में रहते हैं, जो विदेश में ही अक्सर रहते हैं, वो देश की सियासत को कैसे समझेंगे। इस प्रकार का कुछ बयान दिया। तो सीधे तौर पर उनका यही इशारा था कि जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, तो वो सीधे तौर पर अगर विदेशों की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर इन्होंने सवाल उठाया कि भाई आप अभी इस देश में पीएम बनने के या इस देश की कमान संभालने के आप सक्षम नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। और उन्होंने फिर इसके बाद जब शरद पवार से मुलाकात की मुंबई में, तो शरद पवार जो कि आप जानते हैं कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, शरद पवार से मुलाकात के बाद भी उन्होंने यूपीए पर एक तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूपीए है ही नहीं। जी हां, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोविंस नहीं, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये है ही नहीं। तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी की एक मानसिकता मुझे इस समय नजर आ रही है, वो ये मानसिकता है कि शायद वो अब तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है, जिसका समर्थन लगातार शरद पवार ने भी किया। और उससे पहले उन्होंने जब संजय राउत से मुलाकात की, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं वो झलक जरूर दिखी कि शायद तीसरे मोर्चे में शिवसेना भी शामिल हो सकती है। लेकिन ये तमाम उत्तर, इसके तमाम प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। एक तरफ और आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं, अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। तो यह साफ तौर पर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको, चूंकि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ राज्यों में चुनाव है, फिर उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव है। तो सीधे तौर पर 2023 में जब कई बड़े राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे और फिर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी योजनाओं को, अपने अपने प्लान्स को बनाने में लग जाएंगे कि 2024 में क्या करना है लोकसभा के इलेक्शंस में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का किरदार बहुत बड़ा हो जाएगा। और ममता बनर्जी अगर विकल्प के तौर पर बनती हैं नरेंद्र मोदी के सामने, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2024 में उनकी 10 वर्ष हो जाएंगे। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी वो होंगे, ममता बनर्जी। और हां, एक चीज और कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले गुजरात के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, यानी जनता वहां की उनको पसंद करती है। और जिस प्रकार से क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज है, उसी प्रकार से ममता बनर्जी भी अपने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर काबिज है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का कद बढ़ रहा है। और ममता बनर्जी की फैन फॉलोइंग, अगर मैं इस दौर में कहूं, उनकी नीति कह लीजिए, उनका जो स्टाइल है या उनकी जो एक छवि है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के अन्य नेताओं से
काफी बड़ी है और काफी उभर कर सामने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने हो सकता है कि विपक्ष का एक नया मोर्चा खुले, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी आपको करती हुई दिखे। फिलहाल ये बड़ा ही डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। राजनीति आप कह सकते हैं कि परिवर्तन का भी नाम है, और राजनीति में कभी भी किसी नेता की या किसी भी राजनेता की महत्वाकांक्षा कम नहीं होती है। वो निरंतरता के साथ पदोन्नति करना चाहता है, निरंतरता के साथ एक पद से दूसरे पद पर जाना चाहता है, शीर्ष पद हासिल करना चाहता है, और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी में भी दिख रही है, और इससे पहले नरेंद्र मोदी में भी ये चीज दिखी थी। तो ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन, ये होगा भारत के चुनाव का एक नया मुकाबला, आम चुनाव का, जिसमें नरेंद्र मोदी के सामने हो सकती है ममता बनर्जी। अब ये तो जनता को डिसाइड करना है कि इस देश में जिस प्रकार से एक नेता को लार्जर देन लाइफ पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं विकास के नाम पर या विकास को पीछे की सीट पर ढकेल दिया जाता है, तो ये देखना है कि क्या एक बार फिर से भारत के मतदाता, जो दुनिया में सर्वाधिक हैं, या दुनिया में लोकतंत्र जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और गर्व है हमें इस बात पर, क्या वहां पर एक बार फिर से व्यक्ति केंद्रित ही चुनाव होंगे या मुद्दे पर आधारित चुनाव होंगे। लेकिन भारत की राजनीति का आप कह सकते हैं कि फ्लेवर या नेचर या स्वभाव ही यही है कि यहां पर व्यक्ति को ज्यादा महत्वता दी जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि हम एमपी नहीं बल्कि पीएम चुन रहे हैं। भले ही उनके एक शहर का या उनके लोकसभा क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का विकास एमपी करेगा, या उनके मुद्दे एमपी ही सुनेगा, हल करेगा, पीएम नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो एमपी चुना नहीं बल्कि पीएम चुना है। भारत के चुनाव को व्यक्ति आधारित या व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये एक हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी थियरी है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी सक्रिय हो रही हैं और जिस प्रकार से वो नुकसान पहुंचा रही हैं, और कांग्रेस पार्टी भी उनके बयानों पर टिप्पणी दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि विपक्ष उनके बिना हो नहीं सकता, लेकिन ममता का शायद ऐसा मानना है, दीदी का शायद ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस नहीं तो हम अपना ही विपक्ष बना लेंगे। और कांग्रेस शायद कहीं ना कहीं अपने अंतर कलह, और हालांकि कांग्रेस पार्टी की और उनके गठबंधन के जो दल हैं उनकी सरकारें हैं इस देश में, इसके देश के कई राज्यों में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आप कह सकते हैं कि उसको ठेस बहुत पहुंची है, बहुत ठेस पहुंची है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि उनमें परिवारवाद की कलई खुल गई है। परिवारवाद हालांकि हर दल में है, लेकिन कांग्रेस उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई, और फिर नेतृत्व की कमी के कारण आज कांग्रेस की यह हालत है, जिसके कारण उसके अन्य जो अंदर के जो शीर्ष नेता हैं वो भी अक्सर मोर्चा खोल देते हैं। बीजेपी की बात आप सभी जानते हैं, बीजेपी और एनडीए की भी इस देश में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन बीजेपी में जो आप कह सकते हैं कि जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स हैं वो किनके पास है आप जानते हैं, बड़ा स्पष्ट है वो। ऐसे में ममता बनर्जी क्या उस तरीके की एक गठबंधन कह लीजिए, एक मोर्चा बना पाएंगी, ये देखना है। और फिर अंततः जनता को ये निर्णय लेना है कि 2024 में क्या करना है। लेकिन 2024 से पहले देश के कई राज्यों में चुनाव है, वहां देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।